आपके चैनल विद्यार्थी सारथी पर आपका स्वागत है। प्रधान शिक्षक की तैयारी के लिए इकाई 2 में ज्योतिबा फुले हंटर आयोग 1882 को दिया गया बयान शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक असमानता को रेखांकित करते हुए। आइए इसके बारे में हम देखते हैं। ज्योतिबा फुले के शिक्षा संबंधी विचार। अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा का प्रसार किया। उच्च शिक्षा प्राप्त गैर ब्राह्मण जाति की नई पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में आगे आई, लेकिन उनका शूद्र, अतिशूद्र तथा नारी की शिक्षा के प्रति विरोध कम नहीं हुआ। गोपाल राव आगरकर लिखते हैं कि आज तक बहुजन समाज को अज्ञान में रखा गया, इसलिए उसे अपने पतन का जरा भी ज्ञान नहीं है। शूद्र अतिशूद्रों को शिक्षित करने के लिए अंग्रेजों ने थोड़ी बहुत कोशिश तो की, लेकिन ब्राह्मणों के विरोध के कारण उन्होंने इसके लिए विशेष योजना नहीं बनाई थी। कनिष्ठ जाति में शिक्षा का प्रसार नहीं हो सकेगा, क्योंकि इनके लिए शिक्षा पर धार्मिक पाबंदी है। यदि किसी ने उनको शिक्षित करने का प्रयत्न किया, करने की कोशिश की भी, तो वह सफल नहीं हो सकेगा, क्योंकि ज्ञान पर केवल ब्राह्मणों को ही अधिकार है। इसलिए ब्राह्मणों ने विरोध किया तो उन्हें कौन सिखाएगा। विष्णु शास्त्री चिपलूनकर लिखते हैं कि ज्ञान भंडार की चाबियां ब्राह्मणों के पास है, अतः उनकी सहायता के बिना अन्य जाति को ज्ञान का लाभ मिलने का रास्ता बिल्कुल नहीं है। कनिष्ठ जाति के बच्चों के लिए ज्योतिबा फुले ने पाठशालाएं शुरू की थी। अन्य सरकारी पाठशालाओं में कनिष्ठ जाति के बच्चे जाने लगे, फिर भी उच्च जातियों का कनिष्ठ जातियों की शिक्षा के प्रति विरोध कम नहीं हुआ था। अतः अंग्रेज सरकार ने कनिष्ठ जाति की शिक्षा के और विशेष ध्यान नहीं दिया। गुलामगिरी ग्रंथ में ज्योतिबा फुले ने लिखा है कि सभी ब्राह्मण लोग ऐसा कहते हैं कि अछूत अतिशूद्र बच्चों को पाठशाला में दाखिल करते ही देश में बड़ी अशांति पैदा हो जाएगी, बड़ा असंतोष पैदा होगा, इसलिए सरकार डरती है। भारत में शिक्षा की स्थिति को ध्यान में रखकर कुछ शिक्षा सुधारों के लिए सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग के सामने महादेव मोरेश्वर कुंटे, एक प्रसिद्ध ब्राह्मण, ने कनिष्ठ वर्ग की शिक्षा के प्रति स्पष्ट रूप से विरोध दर्शाया था। उन्होंने हंटर आयोग के सामने यह विचार रखा था कि महार ढेरों को पाठशालाओं में प्रवेश मिले। इस प्रश्न को स्वयं महारों और ढेरों ने नहीं उठाया है। इसमें कुछ सत्य नहीं है। यह प्रश्न अव्यावहारिक है। भाव प्रधान अंग्रेजी अधिकारी और अव्यावहारिक देशी सुधारकों का यह आंदोलन निराधार है। इससे स्पष्ट होता है कि कनिष्ठ जातियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सुशिक्षित ब्राह्मण लोगों का विरोध 1882 तक भी कम नहीं हुआ था। ज्योतिबा फुले ने 1848 में शूद्रादि अतिशूद्रों और लड़कियों के लिए पाठशाला शुरू किया था। उस कार्य का कितना विरोध हुआ होगा, इसकी कल्पना किया जा सकता है। गुलामगिरी, किसान का कोरा आदि विविध ग्रंथों में फुले के शैक्षणिक विचार मिलते हैं। तो आइए हंटर आयोग को दिए गए बयान में ज्योतिबा फुले के विचार को देखते हैं।
अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति पर ज्योतिबा फुले ने निम्न आरोप लगाए थे। अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली उच्च जाति के लोगों को शिक्षा देने वाली प्रणाली है। यह प्रणाली मुख्य रूप से ब्राह्मण जाति के लोगों के अनुकूल है। अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली गैर ब्राह्मणों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन नहीं देती। अति शूद्र तथा नारियों को शिक्षा देने के लिए विशेष प्रकार के उपायों की योजना नहीं बनाई गई। अंग्रेजों ने प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया। उच्च शिक्षा का ही प्रचार प्रसार करने में सरकार की विशेष रुचि है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाठशालाएं शुरू करने में सरकार की विशेष रुचि नहीं है। अंग्रेजों की छात्रवृत्ति की प्रणाली भी दोषपूर्ण है। केवल ब्राह्मण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है और गैर ब्राह्मण जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। शिक्षा विभाग में अध्यापक की नौकरी केवल ब्राह्मणों को ही दी जाती है। शिक्षक ब्राह्मण होने के कारण वे शूद्र अति शूद्र विद्यार्थियों के साथ भेदभाव करते हैं। परिणाम स्वरूप निम्न वर्ग में शिक्षा का प्रसार नहीं होता। शूद्र तथा अतिशूद्र जाति के बच्चों को शिक्षा देकर उनकी शिक्षा विभाग में भर्ती नहीं की गई। अंग्रेज सरकार शूद्रों से फंड जमा करती है, लेकिन उस फंड का उपयोग शूद्रों को शिक्षा देने के लिए नहीं किया जाता। केवल ब्राह्मणों को पालने के लिए फंड का उपयोग किया जाता है। शूद्र किसानों की शिक्षा की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ज्योतिबा फुले ने अंग्रेज सरकार की शैक्षणिक प्रणाली किस प्रकार गलत है इसे स्पष्ट किया। ब्राह्मणों के समान ही अंग्रेजों ने भी देश के बहुसंख्यक समाज को शिक्षा से वंचित रखा, जिसके कारण केवल मुट्ठी भर लोगों का ही शैक्षणिक विकास हुआ और उन्हीं लोगों ने सरकार के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया। इस पर ज्योतिबा फुले ने बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। आइए अब हम हंटर आयोग, हंटर कमीशन 1882 के बारे में जानते हैं। 1880 में लॉर्ड रिपन भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था। उस समय उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में 3 फरवरी 1882 में एक कमीशन गठित किया, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग गठन होने के कारण इसका नाम हंटर आयोग या हंटर कमीशन पड़ा। हंटर कमीशन के उद्देश्य: पहला, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति की जांच करना और उसके विकास के लिए सुझाव देना। शिक्षा के क्षेत्र में 1854 के वुड घोषणा पत्र द्वारा लागू नीति का अध्ययन करते हुए। दूसरा, भारत में विभिन्न मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को भी महत्व दिया जाना। तीसरा, राजकीय शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन करना। चौथा, अनुदान नियमावली का मूल्यांकन करना। अतः हंटर आयोग का कार्य वुड की शिक्षा प्रणाली की असफलताओं के कारण खोजना तथा भारत में तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की खामियां खोजकर उन समस्याओं को दूर करने के तरीके तथा पद्धतियां सुझाना था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वंचित तबके के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की वकालत करते हुए सरकारी नौकरियों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी। आइए अब हम महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले। जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी, पुणे महाराष्ट्र के माली परिवार में। ज्योतिबा फुले वह पहले भारतीय थे जिन्होंने दलितों में शिक्षा का
प्रचार प्रसार करने के लिए भारत सरकार का ध्यान दलितों की शिक्षा की तरफ आकर्षित कराया। हंटर आयोग को दिए बयान में उन्होंने अपने सुझाव में समाज में शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक असमानता को रेखांकित करते हुए शिक्षा में भेदभाव खत्म करने पर ध्यान आकर्षित कराया। ज्योतिबा फुले के अनुसार शिक्षण उद्देश्य दलित एवं सभी वर्गों की स्त्रियों की स्थिति में सुधार हेतु शिक्षा में प्रचार प्रसार को प्रोत्साहन देना। प्रौढ़ पाठशालाएं, कन्या पाठशाला एवं भारत की प्रथम रात्रि पाठशाला, महिला छात्रावास आदि खुलवाए। मैकाले की शिक्षा नीति फिल्टर नीति का विरोध किया और 1882 में हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क कराया। बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन, समाज से कुप्रथा और अंधविश्वास को दूर कराया। आइए अब हम मैकाले की शिक्षा नीति फिल्टर नीति के बारे में समझते हैं। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र मिन्नट को गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे गवर्नर बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया। इसने भारत में आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा की नींव रखी। मैकाले ने इसके तहत अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया। इसके तहत भारत के उच्च तथा मध्य वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, जिससे एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचारों और नैतिकता में ब्रिटिश हो। यह वर्ग सरकार तथा आम जनता के मध्य एक कड़ी की तरह कार्य करे। मैकाले के अनुसार अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी और व्यवहारिक है। तो एक खास वर्ग को शिक्षित करने के उद्देश्य से मैकाले का यह फिल्टर नीति तैयार किया गया था। इसलिए ज्योतिबा फुले ने इस शिक्षा नीति का विरोध किया था।